हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में दोस्तों एक नया सब्जेक्ट आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आज फर्स्ट सेशन है, पहला ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पहला ही लेक्चर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक सभी सेशन आपको अब कंटिन्यूअसली पर डे एक लेक्चर आपको इस प्रकार से इवनिंग में 9 बजे तक, नाइट में 9 बजे मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा सा लेट होने के कारण सेशन थोड़ा लेट हो रहा है, बट पर डे दोस्तों इसका टाइमिंग नाइट में 9 बजे का ही रहेगा, संडे को छोड़कर। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। अब चूंकि एक बात याद रखिए दोस्तों, क्या कि पहला सेशन है इसलिए कुछ बातें होना जरूरी है यहाँ पर, है ना, कुछ बातें होना जरूरी, पहला सेशन है इसलिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यह बात करेंगे अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति। तो इन चार टॉपिक, चार जो कंसेप्ट है हमारे मेन आज के सेशन के, इन सबको हम आज कवर करने वाले हैं और व्यवहारिक रूप से समझते हुए इनको आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थ्योरेटिकल के साथ ही साथ में इनका व्यवहारिक पक्ष भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं, जिससे कि आपका जो डाउट है और आपकी जो डिफिकल्टीज फेस करते हो आप बुक पढ़ते हुए, उस प्रकार की कोई भी समस्या आपके साथ ना रहे। एक बार सेशन देखने के बाद में, जैसे जब हम अर्थ की बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पलों का सहारा लेते हुए इस अर्थ को भली भांति रूप से, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि रियलिटी क्या होती है, इसके रियल जीवन में, हमारी रियल लाइफ में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, हम किस नजरिए से इसको देखते हैं। ये सारी बातें दोस्तों हम जो है पूरे व्यवहारिक पक्ष में इसको समझेंगे और इस समझ के साथ ही साथ में हम थ्योरेटिकल रूप से भी आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना रहे कि सर हम एग्जाम में लिखे क्या। ठीक है ना, कि समझ तो लिया है, लेकिन अब दरअसल होता क्या है कि जिस प्रकार से आप जब कोई सेशन अटेंड करते हैं तो आप किसी मैटर को समझते बहुत अच्छे से लेते हो, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कब आती है, जब आप आंसर राइटिंग करने बैठते हो। समझ आपको सब कुछ है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम फंस जाती है ना। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर दोनों ही प्रयास किए जाएंगे। पहला आपको व्यवहारिक रूप से समझाया जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ डाटा भी आपको दिया जाएगा, जिस आधार पर आपको आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो यूट्यूब पर ही एक अन्य प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी नाम से दोस्तों, उसे आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लेक्चर और सभी नोट्स जो है वहां फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो लगभग वहां सभी सब्जेक्टों को पूरे क्रमानुसार, जिस प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं सभी सब्जेक्टों को, उसी प्रकार से प्रज्ञान हिंदी पर भी आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों को पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे विस्तार से और पूरे व्यवहारिक तौर पर आपको वहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी की लिंक है, वहां से उसे एक बार विजिट जरूर कीजिए। विजिट करेंगे संभवतः अगर आपको वो क्लासेस पसंद आती है दोस्तों तो आप उस वहां पर रहिए, उसको ज्वाइन कीजिए, अन्यथा यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब चूंकि जैसा आपको पता है कि आज हम फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करने वाले हैं, आज का हमारा सेशन अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पहला ही सेशन है, इसलिए पूरे विस्तार से इसके बारे में बताना बहुत आवश्यक है। पहली यूनिट हम कवर कर रहे हैं, पहली यूनिट हमने स्टार्ट की है। इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये देख लीजिए आप लोग, और अपने सिलेबस से इसको मैच भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फर्स्ट यूनिट में हम 5 टॉपिकों पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम फर्स्ट यूनिट में हम 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व। क्या है पहला टॉपिक? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। इसी प्रकार से मार्टिन कैपलन की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रीय शक्ति और शक्ति संतुलन। ये 5 टॉपिक है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेकंड नंबर का टॉपिक हम सबसे पहले करेंगे, सेकंड नंबर का टॉपिक हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है ना, जो सेकंड नंबर का टॉपिक है अर्थात कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति को हम आज के इसमें कवर करेंगे। कारण क्या है कि फर्स्ट टॉपिक यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व पर पूछा गया है। तो दोस्तों जब तक आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे प्रभावित किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन तत्व प्रभावित करेंगे, इसका कैसे पता करोगे, है ना। तो पहले आप सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को समझेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, उसके क्षेत्र को समझेंगे। इसके तुरंत बाद में जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा, वो होगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों पर।
ठीक है ना। उसके बाद फिर सभी टॉपिक क्रमानुसार ही रहेंगे। चलिए, तो आप आज का टॉपिक में दोस्तों, आज का जो हमारा सारांश है, अर्थात कि आज की जो क्लास में, आज के इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, 3 बातों पर फोकस करना है पूरा, अर्थ पर, क्षेत्र और प्रकृति पर। क्लियर है ना। कई बार मैं आपको ये रिपीट भी कर चुका हूं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। दोस्तों, बहुत सारी बुकों से आपने पढ़ा होगा, कई सारे नोट्स भी आपने बनाए भी होंगे, कई लेक्चर भी लिए होंगे, कई प्रकार से आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन बीए थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, या बीकॉम, बीए एलएलबी, ये सभी स्टूडेंट जब भी कभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि ये आसानी से समझ नहीं आता। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति को पढ़ते वक्त या भारतीय संविधान को पढ़ते वक्त, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते वक्त कोई समस्या नहीं आती, उस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी कंडीशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ समस्या फेस करनी होती है। और ये कोई कारण, बहुत बड़ा कारण नहीं है ना। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि सभी छात्रों के साथ होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं ना, सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, लगभग सभी कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है कि शुरू से जो हमने दोस्तों जो भी हमने पॉलिटी का अध्ययन किया है, समझा है, वो हमने राष्ट्रीय लेवल पर समझा हुआ है ना। तो जिन शब्दों का राष्ट्रीय लेवल की जब पॉलिटी पढ़ते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ किया जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, उन शब्दों का कोई स्थान ही नहीं है, कभी वो देखने को ही नहीं मिलते, बल्कि वहां पर एक कुछ नई शब्दावलियां मिलती है। जैसे अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा हो दोस्तों, तो आपको आधुनिक इतिहास बहुत अच्छे से समझ आएगा। जिनका भी इतिहास सब्जेक्ट है उनसे बात कर रहा हूं, बता रहा हूं उनको कि जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है उनको आधुनिक इतिहास अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उनको जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ने को कहते हैं तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। कारण क्या है, जबको है तो वो भी इतिहास ही भारत का, है ना, और आधुनिक इतिहास भी भारत का ही इतिहास है। परंतु डिफरेंस क्या हो जाता है कि प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसी टर्म देखने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी है, पहले कभी नहीं सुनी है, पहले कभी नहीं पढ़ी। तो वही चीज यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में होती है। तो इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत स्मूथली, जिस प्रकार से हमने अभी तक के पॉलिटी को स्मूथली कवर किया है, भारत की विदेश नीति को कवर किया है स्मूथली तरीके से, व्यवहारिक रूप से, और भारतीय लोक प्रशासन को कवर किया है, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी हम इसी स्मूथली तरीके से कवर करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों तैयार है आप सभी, स्टार्ट करें। चलिए, तो इसको स्टार्ट तो हमने कर दिया है, बट प्लीज यार थोड़ा शेयर करना भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए ना। चलिए, सबसे पहले दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ पर चलते हैं। शाब्दिक अर्थ पर चलते हैं। शाब्दिक अर्थ का ये होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनती है। किस किस से दोस्तों? इंटरनेशनल और पॉलिटिक्स से। अर्थात कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति 2 शब्दों के सम्मेलन से बनी है। कौन कौन है दो शब्द? अंतरराष्ट्रीय और राजनीति। अंतरराष्ट्रीय अर्थात विश्व और राजनीति, ठीक है ना। तो यहां पर अब चूंकि इसको 2 शब्दों में इसलिए तोड़ा गया है ताकि दोनों को अलग अलग रूपों में हम समझ सके। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय का अर्थ सिर्फ इतना सा होता है जब 2 या 2 से अधिक देश, ध्यान से सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक देश अन्य देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध रखते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में माने जाने तो कोई भी राष्ट्र जब अन्य राष्ट्र के साथ में संबंध स्थापित करता है तो उस संबंध को ही हम यहां पर अंतरराष्ट्रीयता का नाम देते हैं। अंतरराष्ट्रीयता का मतलब क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? एक राष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व जिसमें विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित है ना। तो जैसे मान लेते दोस्तों, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब राष्ट्रीय की बात करते हैं, राष्ट्रीय की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक राष्ट्र आता है, एक देश आता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय शब्द ऐसा है जिसमें विभिन्न देश आते हैं, अर्थात कि एक से अधिक राष्ट्र आते हैं, एक से अधिक राष्ट्र आते हैं। इतना तो क्लियर है ना। तो इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीयता का अर्थ सिंपल शब्दों में यह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र या एक राष्ट्र या कोई भी देश जो है अन्य देशों से जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध रखता है, उन संबंधों को ही यहाँ पर अंतरराष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम राजनीति की बात करते हैं तो ये राजनीति क्या होती है? तो राजनीति दोस्तों एक ऐसी टर्म है, राजनीति, देखिए अभी क्या हुआ था, एक देश जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्रों के साथ में संबंध बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीयता कहते हैं। अब यहां पर राजनीति का अर्थ यह होता है कि जब वही राष्ट्र जो है अन्य राष्ट्रों के साथ में
किस प्रकार के जो संबंध उसने बनाए हैं वो संबंध किस प्रकार के हैं उसका अध्ययन करे, और उस संबंध से जो व्यवहार डेवलप होगा, जैसे किसी राष्ट्र का किसी देश के साथ में, किसी देश का किसी अन्य देश के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध भी हो सकता है या शत्रुतापूर्ण संबंध भी हो सकता है ना, दोनों प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो संबंध उसका है, उस संबंधों के कारण उसका किस प्रकार का व्यवहार है, उस व्यवहार का अध्ययन करना ही यहां पर राजनीति कहलाता है। अर्थात जो व्यवहार है उसका, वही इसकी जो है राजनीति कहलाएगा। क्लियर हुआ है दोस्तों यहां तक का? इतना क्लियर हुआ है ना? चलिए, इसको वैसे मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी लेकर आया हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना। एक मिनट, इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों यहां पर अंतरराष्ट्रीयता का अर्थ विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होते हैं, संबंधों को हम अंतरराष्ट्रीयता कहते हैं। उसी प्रकार से राजनीति जो ये राष्ट्र है इनके अपने हित होते हैं, अपने हितों के लिए जब आपस में इनमें टकराव होता है, उस टकराव से जो व्यवहार उत्पन्न होता है, समझिए बात को, जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से जिस प्रकार का उसने संबंध बनाया, अब कोई भी देश किसी अन्य देश से संबंध क्यों बनाएगा, या फिर ऐसा कहें कि किस आधार पर बनाएगा, तो उसका आधार संभवतः उसका हित होगा, है ना। क्योंकि कहावत भी है किसी भी देश के लिए उसके सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, किसी भी राष्ट्र का, उसकी विदेश नीति, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य उसकी विदेश नीति होती है। कहें कि उसकी विदेश नीति ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। मतलब ये कि विदेश नीति उसके देश के हित के लिए हो, या और सिंपल करें इसको तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने हित के लिए सोचे, उसमें कोई गलत नहीं है, चाहे वो हित किसी भी प्रकार से हो, किसी भी देश से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके हो, चाहे किसी से मित्रता करके हो, बस उस राष्ट्र का राष्ट्रीय हित होना चाहिए। तो यहां पर कहने का अर्थ यही है कि जब विभिन्न राष्ट्र होते हैं दोस्तों, जब वो अपने हितों के लिए संबंध स्थापित करते हैं, तो उन संबंधों से किस प्रकार का व्यवहार डेवलप होता है, उसी व्यवहार को यहां राजनीति के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो दोस्तों समान हित वाले देश जो है अन्य देशों से टकराते हैं। क्या होता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि जो विश्व युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध के समय में एक अमेरिका का गुट था, एक सोवियत संघ रूस का गुट था। अब ये पूरा विश्व जो है इन दो गुटों में बंट गया था। अब इसके अलावा कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो स्वतंत्र प्रकृति के थे, अर्थात कि जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे थे, जो उस ना तो किसी अमेरिकी वाले गुट में शामिल हो रहे थे और ना ही सोवियत संघ रूस वाले गुट में शामिल थे, जैसे कि भारत को मान लीजिए आप। तो इस प्रकार के भी कई देश थे। तो जो ये गुट बनाते थे, तो ये जो गुट, एक गुट में शामिल होने वाले देश किस प्रकार के होते हैं, जिनके समान हित होते हैं, जिनके हित एक दूसरे के समान होते, मतलब एक दूसरे के एक जैसे होते हैं। जिनका, जैसे अमेरिकी गुट में शामिल होने वाले देश कौन से होंगे, जिनके हित एक जैसे होंगे, है ना। वो सोवियत संघ रूस वाले जो उसकी तरफ होंगे, अर्थात कि उसके हित, उसका लाभ जो है सोवियत संघ रूस के साथ में होगा, वो उस गुट में शामिल हुआ। तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि जब कोई एक गुट, अर्थात कि एक जैसे लाभ के लिए या एक जैसे हित रखने वाले जब विभिन्न देश आपस में मिलकर के अन्य देशों से टकराते हैं, तो उस टकराव के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसी परिस्थिति को यहां पर राजनीति कहा जा रहा है। या कहें कि जो व्यवहार बन रहा है, चाहे वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो, चाहे मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, जब राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उन संबंधों के द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार का उदय होता है, वही व्यवहार यहां पर राजनीति कहलाता है। क्लियर हुआ यहां तक का? अब तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना। तो इसी कारण से दोस्तों, इसी कारण से इस राजनीति का जो सबसे प्रमुख जो स्रोत माना जाता है, वो समूहों का हित माना जाता है। समूहों का हित माना जाता है कि एक या एक से अधिक राष्ट्रों का समूह मिलकर के जब वो अपने हितों के लिए कार्य करते हैं, तो उसी को ही राजनीति कहा जाता है। अर्थात उस व्यवहार, उस समूह के हितों से जो व्यवहार बनता है, जो निकलता है, जो उसका उदय होता है, वही यहां पर राजनीति कहलाती है। क्लियर है? तो दोस्तों ये व्यवहारिक पक्ष इसका। इसके अलावा थ्योरेटिकल रूप से आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, वो पूरा मैंने डिटेल में यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है। इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है ना। तो देखिए अब ये आपको पीपीटी का जो इसका पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है इसका, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके और एग्जाम टाइम पे रिवीजन भी लगा सकते हैं। और कहीं अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो अपने नोट्स भी इसके माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जो डाटा आपको दिया जा रहा है वो एकदम सटीक है ना, इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आगे बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अगर आप बात करें, अगर आप अंतर राजनीति को समझ लिया आपने और अंतरराष्ट्रीय को समझ लिया है, ठीक है ना। अब दोनों शब्दों को अगर हम मर्ज करते हैं, किस किस को, अंतरराष्ट्रीय और राजनीति को, तो अब दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी विचारधारा बन जाती है, एक ऐसी विचारधारा बन जाती है जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच में सब जो संबंध होते हैं और जो उनके हित होते हैं उनका अध्ययन करती है। मतलब सिंपल शब्दों में और इसको सिंपल करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीयता का अर्थ समझ लिया आपने, राजनीति का अर्थ समझ लिया है। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी विचारधारा होगी जो विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहारों का अध्ययन करती हो। दैट्स ऑल। ठीक है ना। विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहार का अध्ययन करने वाली जो विचारधारा होती है वही अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है। वो किसी एक देश की विचारधारा अर्थात किसी एक देश के व्यवहार का अध्ययन करने वाली क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति होगी? नहीं, वो सिर्फ राजनीति हो। लेकिन जब एक या एक से अधिक देशों के व्यवहार का अध्ययन करती हो, हितों का अध्ययन करती हो, संबंधों का अध्ययन करती हो, तो उसे हम यह कहेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति। आई होप क्लियर होगा यहां तक का दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी ना। अगर यार देखिए प्रॉब्लम आ रही हो ना तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो जल्दी से कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ आप लोग इस कंसेप्ट को इजीली समझ पा रहे हैं, व्यवहारिक रूप से समझ पा रहे हैं। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के द्वारा यह तय किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किस प्रकार का संबंध रखेगा। क्लियर है भाई। जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है दोस्तों, जब अलग अलग देशों के संबंधों का अध्ययन करती है तो उस संबंधों के अध्ययन के माध्यम से यह पता करती है कि किस देश की विदेश नीति किस प्रकार की है, कौन से देश की प्रकृति किस प्रकार की। कोई देश राजतंत्र व्यवस्था वाला है या लोकतंत्री व्यवस्था वाला है, उसका संविधान किस प्रकार का है, जनता को उसमें कितने अधिकार दे रखे हैं या कितने अधिकार दिए हैं या नहीं दिए हैं। ये सारी बातों का अध्ययन दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति के द्वारा ही किया जाता है। अब कैसे करेगा भाई? राजनीति जो ये विचारधारा है, ये कि सबसे पहले किसी भी राष्ट्र का अध्ययन करना होगा तो वो क्या करेगी? उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है दोस्तों, विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति की बात करेगी, विदेश नीति पर चर्चा करेगी। विदेश नीति का अध्ययन करके ही ये पता लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विभिन्न राज्यों के मध्य जो राजनीतियां कहें कि जो व्यवहार जो होता है उसके अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा दी जाती है। तो ये मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जितने भी राज्य है अलग अलग देशों के मध्य में जो व्यवहार होता है या जो राजनीति होती है वही अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। आई होप अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ अब आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका है। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दोस्तों आप लोगों ने। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति को दो पार्ट में हमने अलग अलग कर दिया, अंतरराष्ट्रीय और राजनीति। तो अंतरराष्ट्रीय का संबंध क्या मतलब क्या हुआ? जब एक देश अन्य देश के साथ में, या ऐसा कहें कि जब कोई देश किसी भी देशों के साथ में अपने संबंध बनाता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, है ना। मतलब एक देश की सीमा से बाहर निकलकर, कोई भी राष्ट्र अपनी सीमा से बाहर निकल करके जब किसी अन्य देशों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है तो उस प्रकार का जो संबंध होता है ना, वही अंतरराष्ट्रीयता होती है। लेकिन जब राजनीति की बात की हमने तो राजनीति में यह समझा कि राजनीति में उन्हीं देशों के अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार का व्यवहार उनसे किया जा रहा है वो व्यवहार ही राजनीति है। भाई जिस प्रकार से आप अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, आप लोगों का ही अगर एग्जांपल लें, क्योंकि यार देखिए हमारे पास सिर्फ आप लोग हैं तो आप लोगों का एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग अगर एग्जांपल लें कि आप अगर अपने किसी भी कार्य की पूर्ति करने के लिए कोई तरीका अपनाते हो या किसी अन्य व्यक्ति से जो है मित्रता करते हो या शत्रुता करते हो, भाई आपका जो कार्य है उस कार्य की पूर्ति के लिए, चाहे वो कार्य किस प्रकार का भी हो सकता है आपको उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए किसी व्यक्ति से दुश्मनी लेना पड़े,
या किसी से मित्रता करनी पड़े, दोस्ती करनी पड़े, तो जैसा भी आप करोगे तो वो जो व्यवहार डेवलप हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, वही राजनीति कहलाएगा, वही तो राजनीति है। तो यही चीज को अब उठा करके देश की सीमा के बाहर ले जाइए, जहां आपस में आप लोगों में जो आप दो लोग खड़े हुए थे, अब यहां पर दो देश खड़े कर दीजिए, है ना। जब देश की सीमा से बाहर की बात होगी, देश की सीमा से बाहर के व्यवहार की बात होगी, तो यहां पर दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय व्यवहार कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाएगा। क्लियर है। अब जब परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो दो परिभाषाओं को मैंने आप लोगों के लिए यहां पर कोड किया है। सबसे पहले मार्गेनथाउ साहब, मार्गेनथाउ ने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते ही समझ आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष, क्या कहा है, एक मिनट पेन ले लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। राष्ट्रों के मध्य, मार्गेनथाउ ने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य मतलब विभिन्न देशों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष और उस शक्ति के का प्रयोग, उस शक्ति का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। मार्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि विभिन्न देशों के बीच में, या कहें कि विभिन्न देशों के बीच जिस शक्ति के लिए संघर्ष, क्योंकि यार देखिए हर एक राष्ट्र चाहता है शक्तिशाली बनना, इस विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो शक्तिशाली बनना नहीं चाहता है ना। तो उसी बात को लेते हुए मार्गेनथाउ साहब ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो शक्ति के लिए संघर्ष छिड़ रहे हैं और उस शक्ति का प्रयोग हो रहा है, उसी को हम यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। और स्प्राउट ने क्या कह दिया, देखिए स्प्राउट ने भी लगभग इन्हीं के शब्दों को दोहराया है। क्या कहा है कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों में, स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों में अर्थात वही राजनीतिक गुटों में जिस गुट में विभिन्न देश शामिल है, जिनके हित एक समान है, उनमें प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कहने का अर्थ है कि जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है अधिक से अधिक सक्षम बनने के लिए, अधिक से अधिक विकास करने के लिए, उस संघर्ष के कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, या कहें कि उन संबंधों का, उस प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया या जो संबंध उसके बन रहे हैं, अधिक शक्तिशाली बनने के रास्ते में जो कार्य हो रहे हैं या उसके जिस प्रकार के संबंध बन रहे हैं, उन संबंधों का अध्ययन करना ही यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ये कहा स्प्राउट ने, ये कहा स्प्राउट साहब ने। क्लियर दोस्तों यहां तक का। चलिए अब देखिए अर्थ और परिभाषा अगर आप लोगों की क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोगों की अर्थ और परिभाषा क्लियर है तो क्षेत्र आपको आसानी से समझ आ जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र क्या है, ये बहुत इजीली समझ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपके अभी तक अर्थ क्लियर नहीं हुआ, अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाए, तो क्षेत्र को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, और फिर आप आखिरी में कहेंगे कि सर बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, कमेंट करके जल्दी बताइए क्या अर्थ आपको स्पष्ट एकदम सटीक रूप से समझ आया है या नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो मैं आप फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूं, फिर से दूसरे तरीके से और व्यवहारिक पक्ष में इसको समझाने के लिए तैयार हूं दोस्तों मैं, ताकि आपको ये जरूरी है, कंपलसरी है, इसका अर्थ समझना बहुत कंपलसरी है। जब तक अर्थ नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे का पूरा डाटा आपको फिर कंफ्यूज ही करेगा, परेशान करेगा। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, सबका जो है ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अब अर्थ और परिभाषा आपके माइंड में पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्लियर हो चुकी है ना। थोड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी कि यार शायद मैं इतना अच्छा समझा पा रहा हूं कि आप लोग एक ही बार में समझ पा रहे हैं, है ना। और कभी कभी डाउट भी होता है, क्योंकि है ना, डाउट इसलिए होता है कि शायद कुछ भी नहीं समझा पा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा मिल रही आपकी, है ना। चलिए लेकिन फिलहाल तो पॉजिटिव ही सोचेंगे, और ये सोचकर आगे बढ़ रहा हूं मैं कि अभी तक आपको अर्थ और परिभाषा जो मैंने आपको बताई व्यवहारिक रूप से वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र की। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, आपकी पुस्तकों में बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, और जब इसी को आप जब गूगल करोगे तो गूगल पे कुछ और देखने को मिल जाएगा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैटर को समझना सीखिए, है ना। जो मेन मैटर है आपका उस पर डिस्कस करना प्रारंभ करो, उसका अर्थ पर फोकस किया करें। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
पॉइंट आप स्वयं से भी बना सकते हो। अगर अंतरराष्ट्रीय, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति से ही मतलब नहीं है दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसका कोई सा भी टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक को आप व्यवहारिक रूप से अच्छे से समझ लेते हो तो उसके टॉपिक जो पॉइंट निकलते हैं अंदर से वो आप स्वयं बना सकते हो और उसका विस्तार भी स्वयं कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। इसीलिए सिर्फ रटने पर फोकस ना करें, समझने पर फोकस करें, उसका कारण और कार्य को समझें, तो आप जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ते ही समझ जाएंगे और समझने के बाद अपने आप से उसको एक अलग रूप उसको दे पाएंगे। चलिए, क्षेत्रों के अंतर्गत दोस्तों हम यहां पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से, अर्थात 5 बिंदुओं के माध्यम से हम इसके क्षेत्र को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका क्षेत्र कहां कहां तक है दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र है वो है अलग अलग देश, मतलब विश्व के विभिन्न देशों के संबंधों का अध्ययन करना। सबसे प्रमुख इसका कार्य भी है ये, है ना। क्षेत्र के साथ में इसका ये कार्य भी हो जाएगा कि विभिन्न देशों के संबंधों का अध्ययन। दूसरे के अंदर देखेंगे हम नवीन तकनीकियां, कि जो नई टेक्नोलॉजी विश्व में आई है, इस टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व में किस प्रकार से धूम मचाई है, किस प्रकार के बदलाव किए हैं, जो आज के लिए, आज के विकास के लिए भी इसका परिणाम जो है आज के विकास के लिए ये आवश्यक भी है, और साथ ही साथ में विनाश के रीजन अर्थात कारण भी यही बनेगी या बन रही है ना। तो इन सब बातों पर भी अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। राजनीतिक समूहों का अध्ययन, जो अलग अलग जिन गुटों की अभी हमने बात की थी, जो राजनीतिक गुट होते हैं अलग अलग, उनके गुटों का जो एक समान हित वाले देश जब आपस में मिल जाते हैं तो उन समूहों का अध्ययन करना भी इसी का कार्य है। अगले में राष्ट्रों की शक्ति, भाई कौन सा राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, सिर्फ पावर के बलबूते पर नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में कितना जो है आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, उसकी जनता के पास कितने अधिकार है, उसका अर्थात जनता का जीवन स्तर किस स्तर पर पहुंच चुका है ना, जनता की पूर्ण प्रगति हुई या नहीं हुई है। ये सारी बातों का अध्ययन भी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से ही किया जाता है। अंतिम रूप से होता है विश्व शांति की व्यवस्था। तो ये 5 बिंदुओं के माध्यम से हम एक एक करके इनको भी पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कोई डाउट आपको नहीं बचना चाहिए दोस्तों। मेरा पढ़ाने का तरीका बस यही है दोस्तों, याद रखिए यही तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं बाइलिंगुअल पढ़ाए, दोस्तों मैं बाइलिंगुअल आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा। बाइलिंगुअल मतलब होता है सिर्फ पेन से, है ना, कोई भी मैटर यहाँ लिखू नहीं, सिर्फ पेन से आपको समझा दें, बिल्कुल समझा सकते हैं। और इस प्रकार की क्लासेस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। और पहले संभवतः हमारी इसी प्रकार की ही क्लासेस चलती थी, और ऑफलाइन तो आप जानते हैं इसी प्रकार की चलती थी, है ना। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट था, वो नेगेटिव पॉइंट ये था कि जैसे हम यहाँ पर किसी भी टॉपिक को समझा रहे तो वो टॉपिक अब जब तक क्लास चल रही है आप समझ तो बहुत अच्छे से गए हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हम जो है रिटर्न उसका टेस्ट लिया करते थे, तो पता चलता था कि जब हम समझा रहे हैं किसी टॉपिक को तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है और वो बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं, लेकिन लिखने में उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लिखने में कुछ ऐसे मतलब कुछ भी तो बेतुके शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उन्होंने समझा है, जो उनके अंदर समझ है, अंडरस्टैंडिंग थी, उसको ठीक से एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जब हमने इस चीज की पूरी तैयारी की कि किस तरह से आपको व्यवहारिक रूप से समझा भी दिया जाए और साथ ही साथ में आपकी जो शब्दावलियां हैं जो आप लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में, उसमें कैसे सुधार लाया जाए, दोनों चीजों को जब हमने मर्ज किया तो उसका परिणाम ये निकला कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ डाटा भी दिया जाए और साथ ही साथ उसको व्यवहारिक रूप से समझाया भी जाए, जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होते चले। तो उसका यही तरीका है जिस प्रकार से, या कहें कि जिस फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए ये पीपीटी बनाकर लेकर आता हूं, ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है ना। तो दोस्तों चलिए एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को पूरे विस्तार से समझने का, पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। डाटा आपके सामने है एग्जाम के लिए और आपके रिविजन के लिए। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा, है ना। बहुत इजी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इजी भी हो जाता है कि पूरी लैंग्वेज हमारी बन जाती, लैंग्वेज अपनी उसकी जो विशेषता होती है, एक प्रत्येक भाषा की जो विशेषता होती है वो विशेषता खो बैठती है। और हमारे एग्जाम में नंबर कटने का जो रीजन होता है ना, वो यही होता है कि हम आंसर राइटिंग करते वक्त भाषा की विशेषता को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से हम अपनी
है ना, लैंग्वेज में आ जाते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, विभिन्न देशों के संबंधों का अध्ययन। तो अभी तक हमने इतना तो अच्छे से समझ लिया है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो अलग अलग देशों के बीच में जो संबंध होता है, उन संबंधों से जिस प्रकार का व्यवहार डेवलप होता है, उस व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है ना। तो इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के संबंधों एवं आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसी भी राष्ट्र का संबंध अपनी सीमा से बाहर अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का होता है तथा उस राष्ट्र का व्यवहार अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक या सामरिक आदि तत्वों से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। मुझे बताइए क्या डिफिकल्ट है इसमें, क्या समझ नहीं आया? इसमें एक एक शब्द जो है दोस्तों एकदम स्मूथ है और समझ लायक है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं इसके अंतर्गत। स्पष्ट शब्दों में व्यवहारिक रूप से स्पष्ट समझ सकते हो इसको। क्या कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और यहां पर यह भी पता किया जाता है कि कौन सा देश, या कहें कि किसी भी राष्ट्र के जो संबंध है वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति या अंतरराष्ट्रीय तत्वों से किस प्रकार से और कितना प्रभावित होता है। किसी भी राष्ट्र का व्यवहार या अन्य देशों के साथ उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय तत्वों से किस प्रकार से और कितना प्रभावित होता है, इसका अध्ययन भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट था हमारा नवीन तकनीकियां। अब न्यू टेक्नोलॉजी की यहां पर बात हो रही है, नवीन तकनीकी अर्थात कि नई टेक्नोलॉजी की यहां पर दोस्तों बात हो रही है। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए नई तकनीकी का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस जो राजनीतिक विचारधारा है हमारी, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो एक विचारधारा है जिसमें विभिन्न देशों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसमें इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि भाई विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जाए, नई नई तकनीकियां अपनाई जाए, नए नए तरीके अपनाए जाए, नई नई तकनीकियां अर्थात हम टेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम एडॉप्ट करके अगर अलग अलग सभी देशों के अगर जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को अगर समाधान कर पाए देशों के मध्य में, है ना, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद होंगे वो कैसे होंगे, एक देश के दूसरे देश से। और इंटरनल की जब बात करें, आंतरिक रूप की जब बात करेंगे, तो एक देश के अंदर जो विवाद चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है अंदर के विवादों से मतलब नहीं रखती है, यह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक देश के दूसरे देश के जो विवाद होते हैं, जो समस्याएं होती है, उससे संबंध रखती है। इसलिए यहां पर हर प्रकार से ये विभिन्न देशों के बीच में जो समस्याएं चल रही है उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करती है। क्लियर है। अगला है राजनीतिक समूहों का अध्ययन। राजनीतिक समूहों का अध्ययन, तो दोस्तों विश्व के राजनीतिक समूह या व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन इसके अंतर्गत ही किया जाता है, जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर हम कह सकते हैं कि जब ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या करती है, जब कहीं पाती है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में कुछ समस्याएं चल रही है या कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है, उसकी जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो ये विचारधारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति उसको सपोर्ट करेगी। किस प्रकार से सपोर्ट करेगी कि जो सक्षम राष्ट्र है उन सक्षम राष्ट्र की विदेश नीति का अध्ययन करेगी, पहले उसका अध्ययन करके उसे समझने के बाद में जो पिछड़े हुए देश है उनको एडवाइस करेगी कि भाई आप भी इस प्रकार की विदेश नीति फॉलो कीजिए, जिससे आपका भी विकास संभव हो सके। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दोस्तों, स्मूथली समझ आ रहा है ना अभी तक का? ये कमेंट करके बताते रहे यार। चलिए अगला है राष्ट्रों की शक्ति का अध्ययन। तो कौन राष्ट्र कितना अमीर है, कौन राष्ट्र कितना गरीब है, कौन विकसित है, कौन अविकसित है, अल्प विकसित है, और कौन विकसित है, कौन विकासशील है, कौन अल्प विकसित या अविकसित। ये चार कैटेगरी जो होती है, चारों कैटेगरी का अध्ययन करना भी इसी का कार्य है, इसी के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रों के सभी व्यवहारों के अध्ययन के स्थान पर ये केवल एक ही व्यवहार का अध्ययन करती है। कौन से व्यवहार का दोस्तों, कौन से व्यवहार का अध्ययन करती है? ये करती है केवल शक्ति से संबंधित व्यवहार का, क्योंकि इसे अन्य और किसी पक्ष से मतलब नहीं होता है।
है ना। तो ये राष्ट्रों के सभी व्यवहारों के अध्ययन के स्थान पर ये केवल शक्ति से संबंधित अध्ययन ही करती है, क्योंकि इसका मानना यह है कि सभी राष्ट्र विदेश नीति द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सभी राष्ट्र चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, और शक्तिशाली बनने के लिए उनकी उस शक्ति का पुट उनकी विदेश नीति में जरूर होगा। तो प्रत्येक देश जो भी अपनी विदेश नीति डेवलप करता है, तो उस विदेश नीति में अपने जो है सक्षम होने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उस विदेश नीति में उसका उल्लेख अवश्य होता है कि किन नियमों का वो पालन करेगा, किस प्रकार के संबंध वो विश्व के अन्य देशों के साथ बनाए जिससे वो और ज्यादा सक्षम हो सके, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो प्रगतिशील हो जाए, वो सबसे ज्यादा बढ़े, या आर्थिक क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो इसके लिए सारे प्रयास प्रत्येक देश के द्वारा विदेश नीति में ही किए जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था होती है, ये प्रत्येक देश की जो है विदेश नीति का ही अध्ययन करती है, और इस विदेश नीति के माध्यम से ही ये पता लगाने का प्रयास करती है कि कौन सा देश किस प्रकार की विदेश नीति का पालन कर रहा है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, या कहें कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों के सभी व्यवहारों को, जो उसके द्वारा व्यवहार किए जाते हैं, उन सब प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि ये सिर्फ उसका अध्ययन करती है जो शक्ति से संबंधित है। दैट्स ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट बचा है क्षेत्र वाले में दोस्तों, ये है विश्व शांति की व्यवस्था। विश्व शांति की व्यवस्था। अब यार विश्व, देखिए अगर ये अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था ना हो तो वास्तविक रूप से फिर से विश्व युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच में वाद विवाद हमेशा बना ही रहता है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक जो बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसकी कुछ संस्थाएं भी तो है। एक सबसे बड़ी जो संस्था है, आप भी अच्छे से जानते होंगे, यूएनओ को, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या होता है यहाँ पर? विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाया जाता है यहाँ बैठ करके, पूरी दुनिया आपस में लड़ना पड़े, इसके लिए यहाँ व्यवस्था की जाती है पहले से ही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका डिस्कशन सबसे पहले कहाँ होता है? यूएनओ में होता है। तो इसीलिए तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसका सबसे बेहतरीन जो प्रयास है, सबसे जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि जो विश्व युद्ध पहले हमने उन विश्व युद्धों का जो विनाश रूप देखा है, इस प्रकार का विनाश आगे चल करके देखने को ना मिले, अन्यथा परिणाम पहले से लाखों गुना भयानक हो सकते हैं, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए अगर अब कभी विश्व युद्ध छिड़ा तो। क्यों? क्योंकि पहले दोस्तों जो हथियार थे वो सिर्फ बंदूकें, गोला बारूद ये सब हुआ करते थे, लेकिन आज के जो हथियार है वो दुश्मन, कोई भी राष्ट्र जो अपने घर में बैठ करके पूरी दुनिया को, एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को समाप्त करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के हथियार अब डेवलप हो चुके हैं। तो आज मानव जाति को पूरी तरह से वो जो मतलब सबसे ज्यादा खतरा आज के समय में हो चुका है। क्यों? नई टेक्नोलॉजी के कारण, नई तकनीकों के कारण। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्व अब दिन ब दिन पूरी तरह से बढ़ता ही जा रहा है। इसका महत्व दिन ब दिन बढ़ रहा है। रीजन समझ चुके हैं। पूरे विश्व में शांति को स्थापित बना रखने के लिए विभिन्न देशों में जो संघर्ष चल रहा है, जो विवाद चल रहे हैं, उन विवादों को रोकने के लिए या समाप्त करने के लिए, जब सभी देशों के बीच में जो विवाद है उनको अगर समाप्त कर दिया जाए तो विश्व में शांति व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। और सबसे अहम यही है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पर, देखिए आपके लिए जो डाटा है इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। आइए, इसके अंतर्गत उन उपायों का अध्ययन किया गया है या किया जाता है जो युद्ध रोकने व समाप्त करने के साथ ही विश्व में शांति स्थापित करने के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है ना। आज युद्ध केवल हथियार और गोला बारूद से नहीं लड़ा जाता, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में भी लड़ा जा रहा है। किसे? भाई शीत युद्ध आपने नाम सुना है ना, शीत युद्ध, है ना। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध को लड़ने के लिए, मतलब शीत युद्ध जैसे युद्ध को लड़ने के लिए कोई मैदान की आवश्यकता नहीं होती, किसी गोला बारूद की आवश्यकता नहीं होती है। ये युद्ध तो इंसान के मस्तिष्क में लड़ा जाता है।
ठीक है ना। तो शीत युद्ध वाले टॉपिक अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें, है ना। इसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत पूरे विस्तार से पढ़ने वाले शीत युद्ध को भी, और बहुत आनंद आएगा आपको। बेसिकली जान ले शीत युद्ध होता क्या है, वैसे तो आप सभी जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो जान ले। शीत युद्ध जो आपने बार बार पढ़ा तो होगा कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है युद्ध, है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटा रूप करके और मस्तिष्क के अंदर घुस जाएंगे और वहां पर के युद्ध लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि एक दूसरे के प्रति कटु भाव रखना, कटु विचार रखना, है ना, कि बस, है ना, अति ना हो जाए, मार डालेंगे इसको। कहते हैं ना, बारूद के ढेर को चिंगारी दिखाने से क्या होता है, जल पड़ता है। तो वो चिंगारी अभी नहीं दिखाई गई है, वो बारूद का ढेर है ये मस्तिष्क, बस चिंगारी की आवश्यकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति हमला कर दे, फिर देखो, है ना। तो शीत युद्ध उसी का नाम है जो मस्तिष्क में लेकर बैठा हुआ है कि बस बेटा आ जा, फिर तेरे को दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का भाव रखना ही शीत युद्ध कहलाता है। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध भाव रखता है, आक्रमण नहीं कर रहा है, सिर्फ मन में लेकर बैठा हुआ है कि बस मौका मिलेगा युद्ध छेड़ देंगे, है ना, उसी को शीत युद्ध बोलते हैं। तो आई होप कि ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ज्यादा लेंदी नहीं है, अब बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मुश्किल से 10 मिनट का सेशन और है, ये एंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति की। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत याद देखिए, प्रकृति में हम 3 बातों को देखेंगे खास करके। कौन कौन सा, कि ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ये विज्ञान है या नहीं है, मतलब विज्ञान के रूप में इसको देखेंगे। इसके बाद में विज्ञान का अर्थ समझेंगे, और इसके बाद में परिभाषा देखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा क्या होती है। छोटे छोटे से कंसेप्ट है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति थोड़ी रोचक सी कहानी है यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, थोड़ा अच्छा भी लगेगा इसको पढ़ के अच्छा भी लगेगा, इसलिए प्रारंभ में ही पेन ले लेते हैं। आज अगर वर्तमान की दोस्तों बात करें तो हर एक शास्त्र विज्ञान बनने के लिए तड़प रहा है। मतलब ये कि हर शास्त्र चाहता है, मतलब हर सब्जेक्ट की बात करें ना, प्रत्येक शास्त्र आज विज्ञान का रूप या स्वरूप धारण करना चाहता है। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मतलब जो भी शास्त्र है, देखिए भाई अर्थशास्त्र भी बोलता है मैं विज्ञान हूं, समाज शास्त्र भी बोलता है कि मैं विज्ञान हूं, भूगोल भी बोलता है मैं विज्ञान हूं, सब तो यही बोलते हैं मैं विज्ञान हूं। कभी अच्छा कोई विज्ञान को पढ़ते हुए समझा सुना है कि मैं जो है कला हूं, या मैं गणित हूं, या मैं समाज शास्त्र हूं? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जबकि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहां पर हमेशा पढ़ने को मिल जाता है कि ये विज्ञान है। जैसे अभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पढ़ रहे हैं तो ये भी बोल रहा है कि मैं विज्ञान हूं। तो हर एक शास्त्र ये क्यों चाहता है, क्यों विज्ञान बनना चाहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा रीजन है, कुछ भी रीजन नहीं है, कि विज्ञान जो होती है ना दोस्तों, विज्ञान के जो परिणाम आते हैं विज्ञान के, कहें कि विज्ञान की जो रिसर्च होती है ना, विज्ञान का जो डाटा होता है, या कहें सिंपल शब्दों में विज्ञान का जो अध्ययन होता है, अध्ययन वो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। जिसको प्रूव किया जा सकता है, निश्चित होता है, सत्य होते हैं, सटीक होते हैं। तो उसका जो अध्ययन है दोस्तों, वो सामान्य, निश्चित और सत्य होने के कारण ही आज प्रत्येक शास्त्र जो है विज्ञान का रूप धारण करना चाहता है। इस सबके अलावा विज्ञान में एक अध्ययन होता है, वो होता है क्रमबद्ध अध्ययन। प्रत्येक चीज का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो परंतु अब प्रश्न ये है हमारे सामने कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको विज्ञान बोले या ना बोले, आखिर बोले क्या इसे, विज्ञान कहें या ना कहें, है ना। तो दोस्तों हम कौन होते कहने वाले? भाई इसके लिए भी हमें कुछ विद्वानों के विचार देखने पड़ेंगे। तो उन विद्वानों में 3 विद्वानों को हम यहां देखने वाले, जिनमें से एक है नॉर्थरोप साहब। नॉर्थरोप वो ये मानते, देखिए दोस्तों इनको नाम रट लेना, मैं ना स्पष्ट बता रहा हूं आप लोगों को, व्यवहारिक रूप से समझा तो दूंगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आपको रटना ही पड़ेगा, नाम याद होना चाहिए। तो जब राजनीति, पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रकृति में सबसे पहले क्या, कि ये अपने विज्ञान का चोला ओढ़ना चाहती है। कौन? अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो विज्ञान का चोला क्यों ओढ़ना चाहती है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि जो इसके परिणाम निकलते हैं या जो उसका अध्ययन होता है ना, वो सटीक होता है, निश्चित होता है, सत्य होता है।
और इसमें जो अध्ययन होता है वो क्रमबद्ध रूप से होता है, मतलब थोड़ी यहाँ पर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, ऐसा मान लीजिए, है ना। तो अब प्रश्न ये बनता हमारे सामने कि इसको अब राजनीति विज्ञान बोले या नहीं बोले। तो इसके लिए 3 विद्वानों को हम यहाँ लेकर आए हैं। 3 में से नॉर्थ साहब बोलते हैं कि जी हाँ ये विज्ञान है, इन्होंने अपना पूरा समर्थन दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है विज्ञान है। लेकिन वहीं कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, इनमें से एक विद्वान है केनेथ थॉमसन। केनेथ थॉमसन और भी विद्वान हैं जिनका बोलना यह है कि साहब जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ना, ये ना तो आज विज्ञान है और ना भविष्य में कभी विज्ञान बन पाएगी। लेकिन वहीं पर क्विंसनी जो राइट करके ये विद्वान है, इनका बोलना ये है कि भाई साहब अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान जो है ये आज तो विज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य में ये विज्ञान बन जाएगा या बन सकता है। तो तीनों विचार अलग अलग, 3 राइटर या 3 विद्वान अलग अलग, है ना। ये परिभाषा इनकी याद रखना, तो आपकी ये प्रकृति वाला कंसेप्ट पूरा दिमाग में क्लियर रहेगा, ठीक है ना। विज्ञान का अर्थ क्या होता है भाई? विज्ञान का अर्थ क्या होता है यार? सामान्य रूप से अगर देखें, सामान्य रूप से मतलब अगर हम विज्ञान का अंदर चल के अध्ययन ना करें तो सामान्य रूप से अगर देखें तो विज्ञान किसे कहेंगे? अरे भाई विज्ञान तो हम उसको कहेंगे जिसका प्रयोग जो है उच्च अनुसंधानों में किया जाए, या प्रयोगशालाएं हो, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हो, उन प्रयोगशालाओं में जो उसका प्रयोग किया जाए वही तो विज्ञान है ना। तो आज बेसिकली हम जो है भौतिकी को विज्ञान कह देते हैं, रसायन को विज्ञान, जीव शास्त्र, बस इसको ही विज्ञान मानकर चलते हैं। बाकी तो कुछ विज्ञान है नहीं, बाकी सब कला है, समाज है, अर्थशास्त्र, ये सब कुछ है विज्ञान सामान्य रूप से। लेकिन ये सब गलत है, ये भ्रमपूर्ण है, ऐसा नहीं है। विज्ञान का अर्थ सिर्फ भौतिकी, रसायन या जीव शास्त्र ही नहीं है, बल्कि वो प्रत्येक विषय विज्ञान है, बल्कि वो प्रत्येक ज्ञान विज्ञान है, बल्कि वो प्रत्येक विधि विज्ञान है, जिसमें ज्ञान जो है विधिवत एक तकनीकी से, एक क्रमबद्ध रूप से, या कहे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जहां ज्ञान प्राप्त किया जाता हो, जिसके अंतर्गत ज्ञान को विधिवत रूप से प्राप्त किया जाता हो, वही विज्ञान है। समझने का प्रयास करना यहां पर। सामान्य रूप से हम विज्ञान किसको मान रहे हैं? जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में किया जाता हो, या फिर आज सामान्य मनुष्य पर्चे उठा के बोल देता है भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, या जीव शास्त्र विज्ञान है, जबकि ऐसा तो नहीं है। बल्कि रियल क्या है? रियल क्या है दोस्तों कि विज्ञान उस हर एक ज्ञान को बोल देंगे, या हर एक उस विधि को बोल देंगे जिस विधि के अंतर्गत जो अध्ययन किया जा रहा है वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा हो, या उस विधि में जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है वो ज्ञान जो है एक विधिवत तरीके से प्राप्त किया जा रहा हो, उस हर एक को हम विज्ञान कह देंगे। कुछ परिभाषाएं भी देख लीजिए, जैसे कि गिलिन की परिभाषा कि जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसकी ओर एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। क्या कह दिया उन्होंने? भाई विज्ञान सिर्फ रसायन, भौतिकी सब नहीं है। अरे विज्ञान तो वो हर एक क्षेत्र है जिसका हम अनुसंधान, रिसर्च करना चाहते हैं, और उसकी ओर जैसे ही हमने एक पद्धति, एक प्रक्रिया बनाई, एक पूरी प्लानिंग करके उस प्लानिंग को रख दिया, बस मान लीजिए वही विज्ञान बन गई। वास्तविक चिन्ह वही तो है विज्ञान का। किसी का भी जब आप अध्ययन कर रहे हैं क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक तरीके से जब किसी का अध्ययन करते हैं ना, तो वो अध्ययन विज्ञान बन जाता है। ऐसा कहना गिलिन का है कि, और वेनबर्ग का कहना है कि विज्ञान जो है संसार की ओर देखने की एक निश्चित रीति है। मतलब इसका समझिए, इनका मतलब ये है कि संसार के किसी भी विषय पर, किसी भी तत्व पर, कि संसार के किसी भी पक्ष पर अगर आप सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे हैं तो वही अध्ययन जो है वैज्ञानिक अध्ययन बन जाएगा। बस उसका निश्चित होना आवश्यक है, सटीक होना आवश्यक है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो परिभाषाएं हमने गिलिन और वेनबर्ग की देखी है, उन परिभाषाओं से हम इतना तो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रीति से प्राप्त ज्ञान को ही यहां पर विज्ञान कहा जा रहा है। किससे? वैज्ञानिक रीति, है ना। वैज्ञानिक जो रीति है उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को यहां विज्ञान कहा जा रहा है। किसी भी ज्ञान को विज्ञान कहने के लिए हमें यह देखना होगा कि वास्तव में उस अध्ययन विशेष में, जो अध्ययन आप लोगों ने किया है, उस अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस वैज्ञानिक अगर उस आपके उस अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को आपने अपनाया है तो वो वैज्ञानिक अध्ययन है,
और अगर आपने एक वैज्ञानिक पद्धति अर्थात एक सिस्टमेटिक पद्धति अगर नहीं अपनाई है तो फिर वो विज्ञान नहीं है या वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए लास्ट इसका लास्ट पॉइंट बचता है हमारा कि वैज्ञानिक पद्धति तक आ गए हम। पहले विज्ञान को समझा, विज्ञान की पद्धति को देखा, विज्ञान की पद्धति की अब परिभाषा देख लेते हैं जिससे विज्ञान की पद्धति भी समझ आए। तो लुडबर्ग के अनुसार विस्तृत भाषा में अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और निर्वचन है। क्या कहा इन्होंने? क्या कहा इन्होंने? समझने का दोस्तों यहां प्रयास करें। क्या कहा? एक मिनट पेन ले ले जरा। ओके, लुडबर्ग ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति जो है वो तथ्यों का, भाई जिसका तुम अध्ययन कर रहे हो, जिसका भी आपको अध्ययन करना है उसका, तो उसको यहां पर क्या कहा गया? तथ्य, है ना। तो वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन है। क्या है? व्यवस्थित अवलोकन है, वर्गीकरण है, निर्वचन है। तो जिन तथ्यों का आप अध्ययन करना चाहते हो उन तथ्यों में वैज्ञानिक पद्धति को अप्लाई करके जो अवलोकन कर रहे हो, जो वर्गीकरण कर रहे हो, जो निर्वचन कर रहे हो, वही विज्ञान है या वही वैज्ञानिक पद्धति है। क्लियर है क्या यहां तक का? ओके, तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित क्रमबद्ध पद्धति है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की एक निश्चित व्यवस्था है जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान में मानवीय प्रभावों का कोई स्थान नहीं होता है। कहने का अर्थ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित क्रमबद्ध पद्धति है। ये तो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं आपसे, जब से विज्ञान की बात हुई है ना। एक क्रमबद्ध पद्धति होती है वैज्ञानिक पद्धति। इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की एक निश्चित व्यवस्था है। क्या है वैज्ञानिक पद्धति? जिस तथ्य पर आप अनुसंधान कर रहे हैं या करना चाहते हैं उससे संबंधित अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो एक व्यवस्थित एक रूट है, एक व्यवस्थित तरीका है, उसी तरीके को हम यहां पर वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान में मानवों का कोई प्रभाव का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब ये नहीं है कि देखिए कि अगर आपने किसी तथ्य पर आप रिसर्च कर रहे हैं, अब उस तथ्य पर आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब किसी रिजल्ट पर आप पहुंच जाते हैं। किसी तथ्य पर आपने रिसर्च की वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, एक प्रॉपर टेक्निक के द्वारा, है ना, उसी प्रॉपर टेक्निक को हम यहाँ वैज्ञानिक पद्धति कह रहे हैं। तो किसी भी प्रॉपर टेक्निक के द्वारा आपने किसी तथ्य पर जो अनुसंधान किया या रिसर्च की, तो उस रिसर्च से जो आपको परिणाम प्राप्त हुआ, उस परिणाम को मैं यहाँ पर ज्ञान बोल रहा हूं। तो जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ वो ज्ञान वास्तविक होगा, सत्य पर आधारित होगा। ऐसा नहीं है कि उस ज्ञान में किसी मनुष्य के प्रभाव के कारण वो ज्ञान पलट जाए। पलटना नहीं चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। वो वही वास्तविक ज्ञान वास्तविक वैज्ञानिक पद्धति से ही प्राप्त हो सकता है। सिंपल शब्दों में ऐसे कहेंगे, कम शब्दों में और सिंपल शब्दों में, कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त वास्तविक ज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त वास्तविक जो ज्ञान होता है वो किसी भी मानव प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात अनुसंधान का जो ज्ञान है वो वास्तविक होना चाहिए और उस वास्तविक ज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। आई होप पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा सेशन आज का दोस्तों होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, पहले टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व पर। यार दोस्तों देखिए, पहला सेशन था, इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, एक बार प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे आप कमेंट करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले सेशनों से, पर ये प्लीज ये पहला सेशन है, इसलिए कमेंट हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंटों ने अभी तक मुझे देखा है, क्योंकि अब मैं लास्ट में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये कि आप लोगों को समझ आया भी होगा या नहीं आया होगा, किसी भी कारण से आप जो शुरू से एंड तक सेशन में बने रहे हैं। तो मैं अंतिम रूप से आपसे बोलना चाहूंगा कि दोस्तों पहला सेशन था,
अगर समझ आया हो या नहीं आया हो, प्लीज अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें, जिससे मैं अपने आप में श्योर हो जाऊं कि यार हाँ, जो पढ़ाने का ये तरीका है, ये तरीका आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। नहीं तो और बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, है ना, और वो मैं समझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा बेसिक हो जाएगा फिर, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के, तो फिर क्या क्लासेस भी लेंदी हो जाएगी, लंबी लंबी क्लासेस हो जाएगी, थोड़ा सा जो है अपना स्टैंडर्ड खो देगी क्लासेस। इसलिए क्लासेस का स्टैंडर्ड बना रहे, उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा ये लेवल तो होना चाहिए। तो मुझे प्लीज करके बताइएगा कि आप लोग कमेंट करके कि आपको क्या पूरा स्मूथ तरीके से समझ आया है या कहीं पर कोई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। जैसा भी हो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। और हाँ, जाते जाते एक बात बता दूं आप लोगों को, पहला सेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नए भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। हमारी प्रॉपर क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आइए टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर ग्रुप है दोस्तों लोधाजी क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, सारे सभी प्रकार की नोट्स से, सभी जितने भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उन सभी की नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाती है। तो जल्दी से आइए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में ऐड होइए, वहां पर आपको क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहेंगे। कौन सी क्लास किस टाइम पर चलने वाली है उसके नोटिफिकेशन पहले ही अपलोड कर दिए जाते हैं, पहले ही वहां बता दिया जाता है, जिससे आप श्योर रहेंगे आपसे कोई सी क्लासेस छूटेगी नहीं, सभी सब्जेक्ट आपके पूरे प्रॉपर और कंटिन्यूअसली तरीके से होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।